Hello and welcome back, students. So here we are with another lecture, and in today's lecture we are going to study chapter number 4 from your main course book, that's First Flight, chapter 4 from the diary of Anne Frank. So basically in this chapter ये एक ऑटोबायोग्राफी हम मान सकते हैं जो इन्होंने खुद लिखा है बट पब्लिश इनके फादर ने कराया है। तो इन्होंने एक डायरी लिखा था जो कि बेसिकली बहुत ही बड़ा था। इट हैड अ कंटेंट ऑफ अराउंड 3 years, बट हम उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट देखेंगे अपने इस चैप्टर में। और इनका जो पूरा नाम था वो था एनालिस मैरी एंड फ्रैंक, 12 जून 1929 ये इनका बॉर्न ईयर है, एंड फेब्रुअरी टू मार्च 1945। अब ये फेब्रुअरी ऑब्लिक मार्च इसीलिए लिखा है बिकॉज ये लोग जो थे ये बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड थे, प्लस दे वर द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, दे वर ज्यूज। और क्योंकि हम ये पूरा जो इंसिडेंट इनकी लाइफ का पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ेंगे इनका जब ये कैप्टिवेशन में थे, जब नाजी ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ था जर्मनी में तो ये कैप्टिवेट हो गए थे। उसके बीच में इन्होंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या देखा, वो इन्होंने अपनी डायरी में सब कुछ मेंशन किया था। यहाँ पर उसी बीच में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू अ डिजीज विच इज नोन एज टाइफस। और क्योंकि वो टाइम इनको श्योर नहीं है कि इनकी डेथ कब हुई, इसीलिए यहाँ पर फेब्रुअरी ऑब्लिक मार्च लिखा है 1945। सो बेसिकली हम मान सकते हैं शी वॉज अराउंड 15 to 16 years old, 15 years and some months old. She was a German born Jewish girl who wrote while in hiding. In hiding का means क्या होता है? That she was hiding under the Nazi occupation. ठीक है? So she was hiding with her family and her 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So World War II कब start हुआ था? World War II started in 1939 and it continued till 1945. So इस बीच के अंदर जब नीदरलैंड्स में नाजी ऑक्यूपेशन आया तो ये लोग भागकर कहाँ जर्मनी में आया तो ये लोग भागकर नीदरलैंड आ गए और वहां के कैपिटल एम्स्टरडैम में जाकर ये लोग छुप गए। कौन कौन था? इनकी फैमिली थी और इनके 4 फ्रेंड्स थे। her family had moved to Amsterdam. ये लोग एम्स्टरडैम तब आए जब नाजी gained power in Germany but were trapped when Nazi occupation extended into the Netherlands. जब जर्मनी में नाजी ऑक्यूपेशन आया तो ये लोग वहां से भाग निकले और भागकर ये कहाँ पहुंचे? नीदरलैंड। और नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टरडैम में जाकर ये लोग छुप गए। लेकिन जब नीदरलैंड में भी नाजी ऑक्यूपेशन आया तो वहां पर इनको पकड़ लिया गया एंड देन दे वर हेल्ड कैप्टिवेटेड। As persecution against the Jewish population increase, और जैसे जैसे persecution का मतलब होता है ऑपरेशन, तो जैसे जैसे ऑपरेशन इंक्रीज होता गया क्योंकि ये Jewish थी, increase, the family went into hiding in July 1942 in the hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. तो ये जुलाई 1942 में अपने फादर के ऑफिस में हाइडिंग के लिए जगह थी, रूम्स थे, तो ये वहां पर छुपे रहे आफ्टर 2 years in hiding। और कितने साल छुपे रहे? 2 years in hiding. The group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died in concentration camps where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within the days of her sister Margot Frank। तो कुछ दिन पहले इनकी जो सिस्टर थी मार्गॉट फ्रैंक, उनकी डेथ हुई थी और उसके थोड़े दिन बाद ही इनकी भी डेथ किससे हो जाती है? टाइफस से हो जाती है। ओके तो इनके जो फादर थे ओटो फ्रैंक वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो ना इनकी मदर बच पाई, ना इनके सिस्टर और ना ये खुद, और ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इनके फादर ओटो फ्रैंक बच पाए। सो बेसिकली क्या हुआ था जब नाजीज ने पावर गेन किया था, जहां से एडोल्फ हिटलर का राइज हुआ था, वहां से क्या हुआ, ये लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिए गए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं? बेसिकली एक प्लेस होती है, कैंप्स बना दिए जाते हैं जहां पे जितने भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं या जिन भी कैटेगरीज को, कम्युनिटीज को ये लोग पकड़ रहे थे, वहां पर इनको रख दिया जाता है एक ही जगह पे। तो वहां पर इनकी
सिस्टर की भी डेथ हो गई और उसके थोड़े टाइम बाद इनकी खुद की भी डेथ हो गई ड्यू टू टाइफस। और फिर इनके फादर जो थे वो सिर्फ अकेले बचे थे ग्रुप में से, जो कि एम्स्टरडेम वापस आते हैं जब वॉर खत्म हुआ 1945 में, तब टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उन्होंने ये देखा कि जो एन फ्रैंक की डायरी थी वो बची हुई थी, उनको वो पढ़ना था। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने किस नेम के अंडर पब्लिश कराया था। इट वॉज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये बेसिकली एक पर्सनल जर्नल थी, एन फ्रैंक ने लिखी हुई थी अपने हाथों से, और वो अपने जो भी उनको डेली के रूटीन में जो दिखती थी चीजें वो लिख देती थी। नॉट एवरीथिंग बट समथिंग स्पेसिफिक। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday. ये जो डायरी थी ये एन फ्रैंक को दी गई थी उनके 13th बर्थडे पर। एंड क्रॉनिकल्स, इसका मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड्स। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1st August 1944. So इन्होंने कुछ 2 years तक ये डायरी लिखी और 3 months, जून टू अगस्त, सो 2 years and 3 months तक इन्होंने ये डायरी लिखी। और इनके फादर ने ये देखा कि इन्होंने हर चीज रिकॉर्ड, हर एक इवेंट रिकॉर्ड कर रखा है अपनी डायरी में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डच to many languages and became one of the world's most widely read books. और इस बुक को बहुत ज्यादा वाइडली रीड किया जाने लगा। There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. Opera is drama, जो plays होते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं, टेलीविजन शोज बनाए जा चुके हैं, थिएटर में यानी कि फिल्म्स वगैरह प्रोडक्शन की जा चुकी हैं, ओपेरा यानी कि ड्रामा प्लेस वगैरह प्रोड्यूस करे जा चुके हैं बेस्ड ऑन द डायरी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। इनसाइटफुल का मतलब होता है बच्चों थॉटफुल, जो चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के कोई लिखता है, बहुत ज्यादा जब क्रिएटिव इमेजिनेशन से हम चीजें लिखते हैं। सो थॉटफुल माइंड से लिखी गई है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है वेरी क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी ऑक्यूपेशन का मतलब है नाजी पावर। तो जब भी जैसा भी हिटलर के अंडर चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग, तो वो इस एक एक चीज उसकी लिखती थी इनमें। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. Holocaust का मतलब होता है जो जेनोसाइड होता है, किलिंग ऑफ अ मास मैन, बहुत सारे लोगों का मारा जाना, ठीक है, एक साथ। तो हॉलोकॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली इट्स अ जेनोसाइड ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना। सो दिस वॉज द एंटायर इंट्रोडक्शन कि भाई हम ये चैप्टर जो है वो कहाँ से ले रहे हैं और कितना ज्यादा इस चैप्टर में हम थॉटफुल चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट ही पढ़ने वाले हैं उनकी डायरी का। ऑफ कोर्स पूरी डायरी हम 2 years और 3 months की नहीं पढ़ सकते, तो हम यहाँ पर छोटा सा एक्सट्रैक्ट देखेंगे। Now, so we'll start from here. This is basically, again I'm telling you, it's a short extract, छोटा सा पार्ट है उनकी डायरी का। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे जैसे के लिए कुछ भी डायरी में लिखना, क्योंकि उन्होंने आज तक लिखा नहीं था, वो बहुत अजीब चीज थी। Not only because I have never written anything before, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी जिंदगी में कुछ लिखा ही नहीं है, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज तो मैं ये डायरी लिख दूंगी और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फर्स्टली वो बोलती है कि अजीब क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है, मेरी फीलिंग्स या कुछ भी, बट मैं ये सोचती हूँ कि वो सिर्फ 13 years की थी जब उनको ये डायरी मिली। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया।
तो वो ऐसा बोल रही हैं कि बाद में कौन ही वो होगा, मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगी इस डायरी को दोबारा और खुद भी नहीं देखूंगी कि मैंने क्या लिखा है, और क्या ही फर्क पड़ेगा किसी और को अगर वो सोचेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड बच्ची की डायरी है तो उसने क्या ही लिख लिया होगा अपने फ्रेंड्स के बारे में, स्कूल के बारे में, स्टडीज, ट्यूशंस, प्ले, बेस्ट फ्रेंड, ये सब लिखा होगा। तो वो बोल रही हैं कि कौन ही इंटरेस्टिंग होगा, म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, ठीक है, जो भी चीजें हम सोचते हैं, दैट आर म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। Oh well, it doesn't matter, but फर्क क्या पड़ता है? I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. पहले तो वो बोलती है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है लिखना, बट मैं तो लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि मेरा मन कर रहा है, और ये भी बात है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को शेयर करनी है, बट मेरे पास एक फ्रेंड नहीं है या फिर मेरे पास कोई है नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मुझे लिखकर अपना जो मेरे हार्ट का इतना बर्डन है वो हल्का करना है। सो शी सेज आई हैव टू गेट थिंग्स ऑफ माय चेस्ट, अपना दिल हल्का करना है मुझे सारी बातें बताकर। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा बन जाता है। Why does Anne Frank say paper has more patience than people? मतलब क्या है इस लाइन का? बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है कि आप जब लिखने जाते हो अपनी फीलिंग्स को या what you did all the time, तो जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है, जो आपके सामने है या आपका फ्रेंड है, he or she is a good listener। जरूरी नहीं है वो पर्सन गुड लिसनर हो, वो आपकी बात ना सुनकर अपनी बात बताने लगता है, और आजकल हमें ज्यादातर यही लोग मिलते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए पूछने जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स हमें बता देते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि लिखने से मैं और ज्यादा चीजें एक्सप्रेस कर पाऊंगी। तो पेपर जो है, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, यहाँ पर लिखने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी क्योंकि ये मुझे बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed। ये saying, ये जो saying है paper has more patience than power, ये वाली जो people, ये वाली जो saying है, ये मेरे को उस दिन realize हुई जब मैं थोड़ा सा depressed थी and was sitting at home with my chin in my hand, और मैं अपना चिन पर मतलब ऐसे हाथ करके बस बैठी हुई थी टेबल पे, doing nothing। bored and listless, listless का मतलब क्या होता है? Very, we can say inactive or bored, have nothing to do on the plate, you know। So मैं बिल्कुल भी मतलब उस टाइम किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, बैठी हुई थी। Wondering whether to stay in or go out, और मैं सोच रही थी कि घर में ही रहूं या बाहर चली जाऊं। I finally stayed where I was brooding, और मैं वहीं बैठी रही जहां पर मैं बैठी हुई थी, और मैं क्या कर रही थी? ब्रूडिंग कर रही थी। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रूडिंग इज टू गेट लॉस्ट इनटू डीप थॉट्स, कुछ भी बैठे बैठे बस सोचते रहना, दैट इज नोन एज ब्रूडिंग। ओके, yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiffed back notebook grandly referred to as a diary, और मैं सच में यही मानती हूँ कि हाँ, पेपर में बहुत पेशेंस होता है इफ आई कंपेयर इट टू अ पर्सन। और मैं वैसे भी कौन सा प्लान कर रही हूँ कि जो स्टिफ बैग का मतलब है, जो उनका हार्ड कवर होगा, पीछे का कवर होगा कॉपी का, वो काफी लाइक थिक कार्डबोर्ड से बना होगा। तो वो बोल रही है कि मैं कौन सा इस पर्टिकुलर पेपर के बैक कवर, स्टिफ बैक कवर वाली शीट्स को किसी को पढ़ाने वाली हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरी बोलते हैं। तो मैं कौन सा मेरी डायरी किसी और को पढ़ाने वाली हूँ, वो ऐसा बोलती हैं। आगे बढ़ते हैं। Unless I should ever find a real friend, जब तक मैं ये डायरी किसी को नहीं पढ़ाऊंगी, जब तक कि मुझे एक ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता। अगर मुझे एक अच्छा और ट्रू फ्रेंड मिल जाएगा तो मैं ये डायरी सिर्फ उसी को ही पढ़ाऊंगी। It probably won't make a bit of a difference, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ेगा। अब ये बोल रही हैं कि मेरे को किसी से बात नहीं, मतलब मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है किसी को भी अपनी बात बताने के लिए, तो मैं इस डायरी में सब कुछ लिख दूंगी। और इस डायरी को मैं किसी को तो दिखाने वाली हूं नहीं, तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ।
बट मैं उस दिन ये डायरी ओपन करके किसी को दिखाऊंगी जिस दिन मुझे एक ट्रू फ्रेंड मिल जाएगा, अदरवाइज कोई भी मेरी बातों को इतना सीरियसली तो नहीं लेगा। अभी तक ये सब वो सिर्फ सोच रही हैं। नाउ आई एम बैक टू पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं उसी पॉइंट पर आ गई हूँ जहां पर मैं प्रॉम्प्ट हुई थी डायरी रखने के लिए, मतलब मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुई थी कि हाँ मुझे डायरी रखना है इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का मतलब होता है सबसे पहले। मेरे माइंड में ऐसा क्यों आया? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक फ्रेंड नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है एन फ्रैंक के लिए। बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि जब हम 13-14 ईयर्स की एज के होते हैं तो आप मानिए ऐसा कोई पर्सन नहीं है आपकी एज का। आप अपने बारे में सोच के देखिए, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है या फिर मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है? कोई ना कोई पर्सन तो होता ही है जिससे हम अपनी बातें शेयर करते हैं। बट ये 13 ईयर्स की होकर भी ये बात बोल रही है कि मेरे पास कोई फ्रेंड ही नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले डायरी रखने का सोचा। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old girl is completely alone in the world. कोई भी ये बात नहीं मानेगा कि एक 13 साल की बच्ची पूरी तरह से अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं कह रही कि मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे पास बहुत अच्छे लविंग केयरिंग पेरेंट्स हैं और एक बड़ी बहन है जो इनसे 3 साल कुछ बड़ी थी, 16 years old की थी वो। And there are about 30 people I call friends. और ये तो हम भी करते हैं कि तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स हैं? मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। Entire class is my friend. So she says I have nearly 30 people whom I can call my friend. I have a family, loving aunts and a good home. मेरे पास फैमिली है, आंट्स हैं और एक अच्छा घर भी है, तो मैं अकेली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। No. On the surface मतलब जब हम ऊपर से देखते हैं, I seem to have everything. आप ये मानोगे कि मेरे पास सब कुछ है, except my one true friend. सिर्फ मेरे पास नहीं है तो क्या नहीं है? एक अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है। All I think about when I am with friends is having a good time. और जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मेरा दिन अच्छा कैसे जाएगा, ठीक है? मैं सिर्फ उनके साथ एंजॉय करना, उनके साथ बात करने के बारे में सोचती हूँ, सिर्फ उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मेरे पास एक ही चीज होती है बात करने के लिए जो हम जर्नल लाइफ में कर रहे हैं, बस वो ही डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम सीक्रेट्स या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मेरी प्राइवेट लाइफ को अफेक्ट कर रही है, मैं उस बारे में अपने फ्रेंड से बात नहीं कर सकती फॉर सर्टेन रीजन। ये उनका रीजन होगा, वो ऐसा नहीं बोल पा रही हैं कि मैं किसी भी एक फ्रेंड से, एक पर्टिकुलर पर्सन से वो सारी बात कर पाऊंगी। We don't seem to be able to get any closer. और मुझे ऐसा कहीं से भी दिख नहीं रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से या फिर जो भी अभी मेरे साथ आई हैं मेरी फ्रेंड्स, उनसे बहुत क्लोज हो पाऊंगी। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही एक प्रॉब्लम है। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं मेरी फ्रेंड्स में confide नहीं करती। confide का मतलब होता है to have faith in, किसी चीज, किसी पर्सन पे भरोसा होना। आगे बढ़ते हैं। So now what she says कि ये मेरी ही गलती है कि मैं अपने फ्रेंड्स में कन्फाइड नहीं कर पाती। कन्फाइड का मतलब मैंने आपको बताया, किसी में अपना ट्रस्ट और बिलीफ पूरी तरह से डालना। सो शी सेज कि मैं पूरी तरह से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। बट कुछ भी कह लो, चीजें तो ऐसी ही हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और ये चीजें चेंज भी नहीं होने वाली हैं। This is why I have started the diary. और इसीलिए मैंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीजें वो मेंशन कर रही हैं अपनी डायरी में कि भाई मेरे को जरूरत तो नहीं थी, मेरे पास अच्छा घर है, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है मेरे पास। बट ये सब आपको जब आप सरफेस से देखते हो, सिर्फ ऊपर से चीजें देखते हो, सिर्फ तब दिखता है। जो एक्चुअल की सच्चाई है वो ये है कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसीलिए मैंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया है।
To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. मेरे को सिर्फ मैंने एक ट्रू फ्रेंड का इमेजिनेशन, एक वर्चुअल फ्रेंड बना रखी है अपने माइंड में, मेरे दिमाग में है एक फ्रेंड, ठीक है, और मैं उसी से बातें, कभी कभी हम होता है हम खुद से ही बातें करके खुद से ही चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं या खुद से ही बातचीत कर लेते हैं चीजों के बारे में। तो ये बोल रही है कि मेरे माइंड में तो मेरी एक फ्रेंड बनी हुई है, इमेजिनेटिव फ्रेंड वाली बनी हुई है, लेकिन इस डायरी में मैं वो सारी चीजें जॉट डाउन का मतलब होता है बच्चों राइट डाउन, लिखना चीजों को। तो हम बोलते हैं ना जॉट डाउन द पॉइंट्स, दैट मीन्स नोट डाउन द पॉइंट्स। तो मैं वो सारी चीजें नहीं लिखूंगी जैसा कि बाकी सारे लोग करते हैं। व्हाट अदर पीपल डू इज दे स्टार्ट इज डियर डायरी एंड टुडे दिस इज व्हाट हैपेंड, टुडे वाज माय बर्थडे, टुडे आई वेंट हियर। तो वो अपनी डेली लाइफ की, रेगुलर लाइफ की बातें करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं रेगुलर लाइफ की बातें करके ये डायरी के मतलब पॉइंट्स जॉट डाउन नहीं करूंगी, वो तो मैं फ्रेंड से ही डिस्कस कर लेती हूँ। क्या करेंगे वो इस डायरी में? बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं वो वन ट्रू फ्रेंड जो ढूंढ रही हूं, मैं मेरी डायरी को वो फ्रेंड बना लूंगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस किटी। और मैं इस फ्रेंड को क्या बुलाऊंगी? किटी बुलाऊंगी। सो हियर वाज वन पॉइंट कि उन्होंने ये डायरी कब लिखना स्टार्ट किया, वो भी आपको याद रखना है। I think it's yes, here. So first let us see what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank. क्या ऐसा डायरी में लिखना उनके लिए बहुत अजीब था? क्यों अजीब था उनके लिए डायरी में लिखना? उनके लिए डायरी में लिखना इसीलिए अजीब था बिकॉज ऐसा नहीं है उन्होंने कभी लिखा नहीं, बट उनको सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा था कि 13 ईयर ओल्ड का कोई भी चाइल्ड है, उसका कोई भी फ्रेंड कैसे नहीं हो सकता, या कोई मेरी थॉट्स में क्यों इन्वॉल्व होना चाहेगा, क्योंकि मैं तो अभी स्कूल गोइंग गर्ल हूं, तो मैं स्कूल ट्यूशन के बारे में ही लिखूंगी। Why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी रखना ही क्यों चाहती थी? Because she did not have a true friend, and इसीलिए वो अपनी जो भी सीक्रेट्स थे या अपने जो भी बातें लिखना चाहती थी जो अपने फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर पाती थी, वो उसमें लिखना चाहती थी। Why did Anne think she could confide more in diary than in people? ये वन जो लाइन है उससे क्लियर हो जाता है that paper has more patience than people. पेपर जो है वो ज्यादा चीजें सुन सकता है, समझ सकता है, उसमें हम अपनी फीलिंग्स कितनी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लिसनर नहीं होते, वो कभी कभी अपनी चीजें लेकर दे कम अप विद अदर थिंग्स, एंड इसीलिए वो बोलती हैं कि मैं डायरी में ज्यादा कन्फाइड कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा ट्रू फ्रेंड है रादर देन अदर पीपल। ओके, सो हियर वी शैल स्टार्ट। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अगर मैं डायरेक्टली अपनी लाइफ आज के दिन से स्टार्ट करके सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दूंगी इस डायरी में, और अगर बाकी के कोई भी पढ़ता है इस डायरी को बाद में कभी, तो वो डायरेक्टली चीजों को समझ नहीं पाएगा, मेरी लाइफ को समझ नहीं पाएगा। टू प्लंज इन का मतलब होता है टू डायरेक्टली जंप और डाइव इनटू समथिंग। ओके, तो यहाँ पर जंप का मतलब या डाइव का मतलब क्या है कि अगर हम वो डायरेक्टली डायरी को ओपन करके उनको फर्स्ट पेज से रीड करना स्टार्ट करेगा आज के दिन से, तो उनको सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले मैं ब्रीफ देती हूँ अपनी लाइफ का। तो वो बोल रहे हैं आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। मुझे पसंद तो नहीं है ये करना, बट मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. So basically ये अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए लिख रही है most adorable father, and he didn't marry my mother, और इनके फादर ने तब तक शादी नहीं करी थी until he was 36, और इनकी ममा जो थी वो 25 की थी। So there was a major difference of 11 years. My sister
मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926 और मेरी जो बहन थी वो 1926 में बॉर्न हुई थी। और अगर हम वापस से रिवाइज करें तो इनका जो बर्थ ईयर था एन फ्रैंक का दैट वाज 1929, तो ये 3 साल बड़ी थी इनकी सिस्टर मार्गॉट। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, आ गया, ये याद रखना है हमको। I lived in Frankfurt until I was 4 और ये 4 साल की थी जब तक ये फ्रैंकफर्ट में रही। My father emigrated to Holland in 1933 और 1933 में like 4 years after this girl was born and Frank was born, वो immigrate हो गए, होलैंड चले गए, ठीक है। Then my mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, तो इनके फादर जो थे वो तो चले गए 1933 में और साथ में अपनी वाइफ को यानी कि एन फ्रैंक की मदर को ले गए सितंबर में। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, और मैं और मेरी बहन जो थी उन हम दोनों को आचिन में छोड़ दिया गया ताकि हम अपनी दादी के साथ रह सकें, ओके। Margot went to Holland in December and I followed in February, और Margot जो थी उसको होलैंड भेज दिया गया और फिर सिर्फ एन फ्रैंक जो थी वो अपनी दादी के पास रुकी हुई थी आचिन में। एंड मार्गरेट कब चली गई? फरवरी में चली गई। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और फिर बाद में जब फरवरी का मंथ हुआ तो फिर मार्गॉट के सामने एज अ बर्थडे गिफ्ट उनकी बहन को टेबल पे रख दिया गया। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है बेसिकली, ये इनफॉर्मल वे में यूज किया गया है। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है टू पुट डाउन समथिंग, ओके, टू पुट डाउन। I started right away at Montessori Nursery School, और वहां जाकर मैं Montessori Nursery School में जाकर पढ़ना स्टार्ट किया। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. First form का मतलब है बच्चों फर्स्ट क्लास या ग्रेड, ठीक है, ग्रेड और क्लास। तो ये फर्स्ट क्लास में थी जब ये 6 इयर्स की हुई तो इन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में स्टार्ट किया पढ़ना। इन द 6th फॉर्म जब इनका 6th क्लास आया, माय टीचर वाज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। इनकी जो क्लास टीचर थी वो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी, मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। At the end of the year, we both were in tears as we said a heartbreaking farewell. और इनको जाना था अब 6th फॉर्म के बाद, तो इनकी जो हेड मिस्ट्रेस जो इनकी क्लास टीचर भी थी ये काफी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। होता है हमारा भी एक फेवरेट टीचर होता है, फिर हम जब जा रहे होते हैं इधर 10th के या 12th के बाद स्कूल से चेंज होकर, तो हम बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं उनसे दूर होते हुए, हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है वो जगह छोड़ते हुए। तो सेम वे इनके लिए भी हार्ट ब्रेकिंग था अपने फेवरेट टीचर को छोड़ के जाना। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation. So 1941 में जो इनकी ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन कराना पड़ा। So my birthday passed with little celebration, और इसीलिए मेरा जो बर्थडे था वो थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ, ज्यादा बहुत ग्रैंड नहीं हुआ, बस छोटा सा सेलिब्रेशन होके खत्म हो गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her. So basically ये क्या कहती हैं कि मेरी ग्रैंडमा जो थी वो 1941 में बीमार हुई, उनका ऑपरेशन हुआ और 1942 में she passed away. But no one knows how often I think of her and still love her. But किसी को नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और कितना ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ, उनको याद करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. इसको intentionally ज़्यादा ग्रैंड बनाया गया क्योंकि पिछला वाला बर्थडे भी ग्रैंडमा के ऑपरेशन की वजह से छोटे से सेलिब्रेशन में खत्म हो गया था, तो ये वाला थोड़ा सा ग्रैंड बनाया गया ताकि पिछले साल वाले के लिए भी मेकअप हो पाए। एंड ग्रैंडमास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और बाकी सारी कैंडल्स जो बर्थडे कैंडल्स हैं उनके साथ साथ एक कैंडल हमने ग्रैंडमा की याद में उनके लिए भी जलाया। आगे बढ़ते हैं। देन the 4 of us are still doing well and that
brings me to the present date of 20 June 1942. So ये डेट आपको याद रखना है, 20 जून 1942 वाला. ये बोल रही हैं हम चारों, मतलब मेरे मदर, फादर, मार्गोट और एन फ्रैंक खुद, वी आर डूइंग वेल, हम अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छे से निकाल रहे हैं. और इसी तरह से आज के दिन पर, प्रेजेंट डे पर मैं आ जाती हूँ, दैट इज 20 जून 1942 एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और मैं बहुत ही ज्यादा सोलमन का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंसियर, बहुत ज्यादा सिंसियर डेडिकेशन. तो मैं बहुत ज्यादा सिंसियर डेडिकेशन से अपना ये डायरी लिखूंगी. हर चीज जो भी मेरे को शेयर करनी है अपने फ्रेंड से, वो मैं इस डायरी में लिखूंगी. अच्छा, डायरी का नाम क्या है? किटी. एग्जाम में आ जाए हु वाज किटी, सो इट वाज बेसिकली एन फ्रैंक्स डायरी whom she called her best friend. Okay. Why does Anne provide a brief sketch of her life? तो वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि भाई मुझे ये I dislike this, मुझे पसंद तो नहीं है, but if and whether anybody else ever plunges in or comes or jumps into my diary to read it, the person is able to clearly understand what my life was and now onwards what it is. So she wanted to give a brief sketch about her life up till now. What tells you that Anne loved her grandmother? तो ये उन्होंने साफ साफ बोला है कि grandmother जो थी वो she passed away in January 1942 and उसकी वजह से she was like a little upset at times and she used to think about her. Here she says, no one knows how often I think of her and still love her. यानी कि वो कभी कभी उनको याद करके बहुत अपसेट भी हो जाती होंगी. तो वो बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको याद करती रहती हूँ और उनसे प्यार करती हूँ. और लास्ट में वो ये भी बोल रही हैं कि हम सब के जो बर्थडे कैंडल्स मेरी जल रही थी उसके साथ साथ हमने ग्रैंडमा के लिए भी एक कैंडल जलाया. यानी कि वो अपने बर्थडे के दिन भी अपनी ग्रैंडमा को मिस कर रही थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So this is an important date that you have to remember. हम अपनी डायरी का जो एन फ्रैंक ने हमको एक एक्सट्रैक्ट दिया है लिखकर, उनके फादर ने बेसिकली फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल में से, तो ये एक्सट्रैक्ट वो लिख रही हैं सैटरडे 20 जून 1942 को. ठीक है. डियरेस्ट किटी, ये है उनकी डायरी. हम बोलते हैं डियर डायरी, शी इज राइटिंग डियरेस्ट किटी. आवर क्लास, entire class is quaking in its boot. Quaking in the boot means when you are terrified or you are nervous about something, you are anxious about something. So बहुत ही ज़्यादा quaking का मतलब trembling, बहुत ही ज़्यादा shiver कर रही है in the boots, यानी कि पैर कांपना बोलते हैं हम हिंदी में, पैर कांप रहे हैं यानी हमें डर लग रहा है, हम nervous हैं किसी चीज़ को लेकर. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो आगे आने वाला, forthcoming का मतलब है upcoming. Forthcoming means upcoming. So forthcoming is मतलब upcoming is the result of their exams, जहां पर टीचर्स डिसाइड करेंगी कि जो नेक्स्ट फॉर्म में यानी कि नेक्स्ट क्लास में जाएगा वो कौन होगा एंड विल बी केप्ट बैक, और कौन फेल हो जाएगा. Half the class is making bets. आधे से ज्यादा क्लास शर्तें लगा रही है एक दूसरे से. GN बेसिकली इनके फ्रेंड का नाम था, तो इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया G.N. And I laugh myself silly at the two boys behind us, CN and Jacques. So basically ये और इनकी फ्रेंड एक जैसे आप क्लास में बैठते हैं एक दूसरे के पास में, तो इनकी फ्रेंड और ये एक साथ बैठे थे. And behind them were two boys, namely CN and Jacques. So basically हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये पूरी क्लास का क्या सिचुएशन हो रहा है. जैसे आपके एग्जाम टाइम पर हो जाते हो ना, आप लोग नर्वस हो जाते हो, डर लग रहा होता है, वैसे ही हो रहा था इनके साथ. तो CN और जेक्स जो हैं वो बोलते हैं who have staked their entire holiday savings on the bet. जिन्होंने पूरी छुट्टियों में जो भी उन्होंने सेविंग्स किया था वो पूरा का पूरा स्टेक पे लगा दिया. स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगा देना. ठीक है. तो जब हम किसी से बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, तो अपनी जो भी हम चीज उसके लिए गिव अप कर रहे हैं, सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उस सैक्रिफाइस को ये बोल रहे हैं स्टेक पे लगा देना. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, और GN और एन फ्रैंक क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं इन दोनों बॉयज पर, इनकी फूलिशनेस पर. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट.
तो सुबह से रात तक सब लोग एक दूसरे से कैसे कॉन्वर्सेट करते हैं, जैसे होते हैं ना छुपे रुस्तम बच्चे क्लास में, क्या बोलते हैं कि तू पास हो जाएगा यार, मैं तो नहीं हो रहा, फिर वो कहता है नहीं नहीं तू हो जाएगा मुझे पता है, बट मैं नहीं हो पाऊंगा। तो यही चल रहा है कि नहीं तुम पास होगे, नहीं हो पाऊंगा, तुम होगे नहीं होगे, ऐसे चल रहा है। इवन G's pleading glances, G's यहाँ पर बोला है, GN का भी शॉर्ट कर दिया उन्होंने। G की जो मतलब मेरी फ्रेंड की जो प्लीडिंग यानी रिक्वेस्टिंग वाली आईज है, हम किसी से आईज में रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्लीज ऐसा कर दो बिना बोले, तो उनकी जो प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट का मतलब किसी पे चिल्ला देना। ना तो G's की रिक्वेस्ट करने वाली आईज, ना ही मेरे हार्श चिल्ला देने वाले वर्ड्स कांट काम देम डाउन, इन दोनों बॉयज को चुप नहीं करा पा रहे। If you ask me, अगर तुम मुझसे पूछो, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. इतने सारे dummies है। dummies उन्होंने किनको बोला है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना क्लास में, they are lost, ठीक है, टीचर ने बोला yes, that means yes, टीचर ने बोला no, तो they say no। तो ये ऐसे बोले इतने सारे डमीज हैं, इतने सारे फूल्स हैं क्लास में कि अगर मेरी मानो तो क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब 1/4 क्लास को तो पीछे रख ही लेना चाहिए टीचर्स को। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। सो ये जो लाइन है ये वो इसीलिए बोलती हैं क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर्स आपको क्या मार्क्स देने वाले हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट क्या एक्टिविटी कराने वाले हैं, ये कभी बताते नहीं है। दे नेवर टेल यू योर देयर नेक्स्ट मूव, ठीक है, टीचर्स कभी भी आपको अपना नेक्स्ट मूव नहीं बताते। तो ये बोल रही है टीचर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिन चीजों को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिनका आप अनुमान लगा नहीं सकते कि ये कैसा होगा, ठीक है, तो आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते कि टीचर्स अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। भाई आपने कोई गलती करी, टीचर ने आपको पनिशमेंट के लिए बुला लिया, आप ये नहीं सोच पाओगे कि उन्होंने कौन सी पनिशमेंट देनी है, बिकॉज एवरी टाइम दे हैव अ न्यू वन। यस, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि टीचर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होती हैं अर्थ पे। तो पता नहीं वो किसको पास करेंगे और किसको फेल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो I am not so worried about my girlfriends and myself. तो ये बोल रही है मैं मेरे ग्रुप के लिए तो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी they'll be able to make up to the next class and I'll also do the same. तो हमारा तो हो जाएगा, we'll make it. The only subject I'm not sure about it is maths. सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिस पे मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, अनश्योर हूँ। Anyway, we all can do is wait. But अभी हम कर ही क्या सकते हैं, हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। Until then, we keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart means not to give up. ठीक है, होप नहीं खोनी है। तो तब तक हम बस एक दूसरे को समझाते ही रहते हैं। I get along pretty well with all my teachers. मेरा सभी टीचर्स से बहुत अच्छा, quite I have a nice relation to carry. मेरा to get pretty well का मतलब है, get along का मतलब है बहुत अच्छे से आप बातचीत करते हो, रिलेशंस अच्छे हैं आपके। तो बोलिए मेरा बाकी सब टीचर्स से तो रिलेशन अच्छा है। there are 9 of them, 9 टीचर्स है मेरे पास, 7 men and 2 women, so 2 lady teachers and 7 men. Mr. Keesing, the old Fauji who teaches maths, basically उन्होंने आप जो मैथ्स के टीचर हैं इनके मिस्टर कीजिंग, बोला है कि वो बहुत ओल्ड और फॉगी है, मतलब वो बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल भी अप टू डेट नहीं रहते, ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चलते। सो ओल्ड फैशन पर्सन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ही टीचर्स मैथ्स, वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मुझसे ऐसा लगता है बरसों से गुस्सा है, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बातें ही बहुत करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और बहुत सारी बार तो उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी कि भाई अब तुमको बात नहीं करनी है, अब तुमको बात नहीं करनी है, बट उसके बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट किया आफ्टर एवरी टाइम ही कॉट मी टॉकिंग। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, तो ये उनका फर्स्ट वाला होमवर्क था। जब वो बातें करती हुई पकड़ी गई तो उनको फर्स्ट होमवर्क क्या मिला, द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स इज अ पर्सन हु कंटिन्यूअसली स्पीक्स एंड चैटर्स। तो इस सब्जेक्ट पे उनको एक ऐसे लिख कर लाना था। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तो वो खुद से ही सोचती है क्या ही लिखना है इसके बारे में। I would worry about that later, I decided, बट मैं इसके बारे में बाद में थोड़ा सा ध्यान दूंगी, बाद में सोचूंगी,
मैंने ऐसा डिसाइड किया. आई जॉटेड डाउन, फिर से आ गया ये वर्ड, दैट मीन्स आई नोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked in my bag and tried to keep quiet. और बहुत कोशिश करी मैंने फिर चुप रहने की. आगे बढ़ते हैं. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस दिन शाम को मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया था, उसके बाद ये वाले ऐसे का जो टाइटल था ये मेरी आंखों के सामने आया. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. और मैं फाउंटेन पेन से लिख रही थी और ये सब्जेक्ट के बारे में सोचते सोचते, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की ये गंदी आदत होती है कि वो अपना टिप होता है जो पेन का उसको खाने लग जाते हैं, तो ये भी ऐसे ही कर रही थी, सोच रही थी बहुत ज्यादा. Anyone could ramble on and leave big spaces between words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थी. नॉर्मल बच्चे क्या करते, एक बड़ा सा ऐसे लिख कर ले आते, कुछ भी रैम्बलिंग, यहाँ पर रैम्बल का मतलब क्या होता है, राइटिंग समथिंग यूजलेसली, कुछ भी बेतुका सा लिख कर लेकर आना जिसका कोई मीनिंग ना हो. गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आधे से ज्यादा टाइम तो हम लोग, है ना. तो ये बोल रही है कि मैं चाहूँ तो मैं रैम्बलिंग कर सकती हूँ, कुछ भी यूजलेस सा लिखकर ला सकती हूँ, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत ज्यादा वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ छोड़ के, ताकि बड़ा हो जाए मेरा पैराग्राफ, बड़ा बड़ा लिख कर ले आती हूँ, जो आप एग्जाम्स में करते हो ज्यादातर, तो ये करके मैं ले आती हूँ. बट ये ऐसा नहीं करना चाहती थी. क्यों? क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा ट्रिक क्या मतलब अच्छी थी, वो ये था कि मैं कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट सा लिखना चाहती हूँ, कन्विंस कर दे जो टीचर को, एक ऐसा डिबेट, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट लेकर आना चाहती हूँ जो कि प्रूव कर दे कि भाई बात करना कितना जरूरी है, कि चुप नहीं रह सकते हम बच्चे क्लास में, बात करना कितना ज्यादा जरूरी है हम बच्चों के लिए. I thought and suddenly I had an idea. मैंने बहुत सोचा, फिर बहुत सोचा और एक आइडिया आया मेरे पास. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and I was satisfied. इन्होंने फाइनली एक टॉपिक मतलब यानी कि एक चैटर बॉक्स पे 3 पेजेस लिख दिए और उससे मिस्टर कीजिंग जो थे इनको ऐसा लगा कि वो थोड़े से सेटिस्फाई हो जाएंगे इनके इस आंसर से. I argued that talking is a student's trait. ट्रेट का मीन्स क्या होता है, नेचर. ओके, कि बातें करना तो हम बच्चों का नेचर है. अगर हम बातें नहीं करेंगे तो कौन बातें करेगा, आप तो करोगे नहीं, ऐसा बोलना चाहती थी वो. जैसे कि आप बोलते हो कि भाई छोटे बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बड़े बच्चे करेंगे, यानी कि बड़े लोग करेंगे, नहीं करेंगे. तो ये क्या बोल रही हैं कि भाई बातें करना क्या है, स्टूडेंट्स ट्रेट है, यानी कि बच्चों का बिहेवियर है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कंट्रोल में रख पाऊं अपनी इस आदत को. उसके बाद but that I would never be able to cure myself of my habit. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बातें करने का जितना भी मेरे अंदर है, जो भी हम बोल सकते हैं इसको, ट्रेट, नेचर, बिहेवियर, ये मैं कोशिश कर सकती हूँ कंट्रोल करने का, बट क्योर नहीं कर सकती हूँ मैं इसको. ठीक है, मैं इसको पूरी तरह से हटा नहीं सकती हूँ मेरे अंदर से. क्यों ऐसा बोला उन्होंने? Since my mother talked as much as I did. बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर ये लेकर आती हैं कि सर मैं कोशिश करूंगी चुप रहने की, बट आप बताओ मैं बिल्कुल चुप कैसे रहूं, पूरी तरह से चुप कैसे रहूं, क्योंकि ये ट्रेड तो मैंने इनहेरिट किया है, मम्मा से लिया है. मेरी मम्मी भी उतनी ही बातें करती है जितनी मैं करती हूँ, तो फिर जब वो क्योर नहीं हो पाई तो मैं कैसे हो जाऊं. तो आगे वो बोलती हैं एंड डिड आई डिड इफ नॉट मोर, ज्यादा नहीं, एंड दैट there's not much you can do about an inherited trait. और जो मैंने अपनी मदर से इनहेरिट किया है उस नेचर का, उस ट्रेट का आप क्या कर लोगे, उसको आप पूरी तरह से तो नहीं हटा सकते हो. तो मैं कोशिश करूंगी मेरी तरफ से, लेकिन थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी. वो ये ऐसा थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करती है मिस्टर कीजिंग को. मिस्टर कीजिंग had a good laugh at my arguments. तो मिस्टर कीजिंग ने उस दिन इनका बहुत मजाक उड़ाया इस आर्ग्यूमेंट पे. But when I proceeded to talk my way through, but जब मैं आगे बढ़ी अपनी बात पूरी करने के लिए, अपनी फ्रेंड से मैं जो भी बात कर रही थी, the next lesson he assigned me a second essay.
और उसी के बाद वाले दिन जो नेक्स्ट लेक्चर आया उनका, उसी दिन उन्होंने मुझे एक सेकंड ऐसे पकड़ा दिया। क्या दिया इस बार उन्होंने? दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिस चीज को हम वापस से सही नहीं कर सकते, ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, ठीक है, सो समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिस चीज को सुधारा ही नहीं जाता। ज्यादा से ज्यादा इसको हम यूज करते हैं अपनी कोई क्वालिटी या हैबिट के लिए, तो जिस हैबिट को मैं सुधार ही नहीं सकती हूँ उसके लिए आप क्या करोगे? तो वो ये आर्ग्यूमेंट मिस्टर कीजिंग से बोलती हैं। सॉरी, मिस्टर कीजिंग इस बात पे उनको एक ऐसे ही दे देते हैं कि भाई आपको एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख कर आना है और वहां पर आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब क्योंकि वो चैटर बॉक्स के लिए तो प्रूफ ले आई कि बात करना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या लिख कर आओगी? मतलब बेसिकली वो ऐसा क्यों दे रहे थे आप सोचिए। पहली बार में भी चैटर बॉक्स, सेकेंड टाइम में भी, ये सेकेंड टाइम है उनका, और थर्ड टाइम में भी हम कुछ आसपास का ही थोड़ा सा रेलेवेंट सा ही टॉपिक देंगे। वो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? चलिए ये बात हम थर्ड पॉइंट के बाद करेंगे। I handed in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. और इस बार वो कुछ ऐसा लेकर आई जिससे नेक्स्ट के 2 लेक्चर्स मिस्टर कीजिंग ने उनसे कुछ नहीं कहा। However, during the third lesson, he had finally had enough. और अब उनका बहुत ज्यादा लिमिट क्रॉस हो गया था। तो Anne Frank, as punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तो ये उनको थर्ड टाइम में मिला। तो फर्स्ट वाले में भी चैटर बॉक्स, सेकेंड वाले में भी चैटर बॉक्स, थर्ड वाले में भी चैटर बॉक्स। अब ये कितना लिख लेंगी? तो ये मिस्टर कीजिंग, अच्छा बताइए क्यों मिस्टर कीजिंग जो है चैटर बॉक्स पे ही इतना ज्यादा ऐसे दे रहे थे? तो वो इसीलिए दे रहे थे क्योंकि जो भी बात ये करती थी अपनी फ्रेंड से वो रिलेटेड टू उनकी लाइफ होगी। तो वो ये कर रहे थे कि तुम एक ही टॉपिक पर और ज्यादा लिखो। और ज्यादा कितना लिख सकते हैं? जब उन्होंने 3 पेजेस दे दिए अपने आर्ग्यूमेंट के लिए, उससे ज्यादा लिखो। फिर उन्होंने सेकंड टाइम में भी और लिख दिया, अब तो खत्म हो जाना चाहिए टॉपिक। तो वो बोलते हैं नहीं, अगर तुम्हें इतना ही बात करने का बहुत ज्यादा आदत है तो हम इसी टॉपिक के बारे में और ज्यादा लिखो। तो उन्होंने सेम टॉपिक रिवाइज इसीलिए किया बिकॉज ही वांटेड टू गेट आउट ईच एंड एवरीथिंग शी कुड थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो इस बार इसी एक टॉपिक पे इसीलिए वो 3 बार अलग अलग टाइम पर इनको होमवर्क असाइन करते हैं, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बात करती थी। ये तो बात सही है, आप लोग भी क्लास में बात करे बिना नहीं रह सकते हो। कुछ तो ऐसा होता ही है जो इम्पोर्टेंट होता है और आपको जो भी आपके सामने एजुकेटर है उसके सामने वो बात करनी ही पड़ती है। तो ये वो चीज सिंप्लीफाई करने की या अपने लिए थोड़ा सा इजी करने की बात सोच रही थी। तो आप देख सकते हो बेचारी वो सब कुछ लिख कर लेकर आई है, होमवर्क भी, अपने एक्सप्लेनेशंस भी लेकर आई है, वो ऐसा क्यों करती है। बट मिस्टर कीजिंग जो है वो एक बेसिक टीचर की तरह डांट रहे हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। द क्लास रोड, यहाँ पे रोर का मतलब टाइगर वाला या लायन वाला रोर नहीं है, यहाँ पे रोर का मतलब है लाफ्ड। सारी क्लास जो है वो हंसने लगी। I had to laugh too, और मुझे भी हंसी आ गई। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. मैंने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया था। एग्जॉस्ट का मतलब होता है टायर, मतलब मैंने खुद को पूरी तरह से थका दिया था इन टॉपिक्स पे बात कर करके। माई इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी अबाउट समथिंग। यहाँ पे लिखा है ओरिजिनलिटी और इंटरवेंशनेस, और ठीक है, इन्वेंट करना किसी चीज को। अब वो कितना ज्यादा बना लेंगे चीज, ठीक है। तो उनकी जितनी भी इन्वेंटिवनेस थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और अब समय आ गया था कि उनको अब कुछ नया लेकर आना था जिससे कि मिस्टर कीजिंग उनसे कभी कुछ ना कहे। समथिंग ओरिजिनल, बट वो चीज ओरिजिनल होनी चाहिए, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहती थी वो। माई फ्रेंड सेन who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in words. इनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था सेन, और वो अच्छी थी, वो काफी अच्छी पोएट्री लिख लेती थी। तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मुझे ऑफर किया हेल्प करने का, और मैं जो भी चीज लिखना चाहती हूँ उन्होंने बोला कि वो मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक वर्ड्स में लिखने में हेल्प करेंगे। वर्ड्स क्या होते हैं? जो पोम्स के स्टैंजाज होते हैं
जिनको हम राइम करके बनाते हैं, लास्ट वर्ड जो है वो राइम करके स्टैंजास बनाते हैं, तो वो पूरा पोएम के अकॉर्डिंग बनाकर मिस्टर कीजिंग को समझाना चाहती थी. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं बहुत ज्यादा खुशी से जंप हुई. बाय, बिकॉज मेरे को चीजें डिफाइन करनी थी, क्लैरिफाई करनी थी मिस्टर कीजिंग के सामने, वो सारी चीजें अब मुझे मिल रही थी. ठीक है. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. मैं जो है, मिस्टर कीजिंग जो है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि चैटर बॉक्स वाला जो टॉपिक वो मुझे बार बार दे रहे हैं, वो कैसे ना कैसे उस चीज पर एक जोक मेरा बना दे विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट. रेडिकुलस का मतलब होता है बहुत अब्सर्ड. ठीक है, बहुत ही ज्यादा हम बोले ह्यूमरस. तो बट I would make sure, but मैंने ये पक्का कर लिया था. I had just settled down the mentality कि मुझे मिस्टर कीजिंग को गलत प्रूव करना है. स्टूडेंट्स का बातें करना जरूरी है और वो हमेशा जरूरी रहेगा. I finished my poem and it was beautiful. मैंने अपना poem finish किया और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings. ये जो इन्होंने poem लिखा, ये एक ममा डक के लिए था और एक फादर स्वान के लिए था, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे who were bitten to death, जिनको मार दिया गया, like बिल्कुल bitten to death by the father. उनके पापा ने मार दिया. क्यों मार दिया? Because they quacked too much. तो क्वैक 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 का मतलब क्या हुआ? बोलते रहना, बोलते रहना. तो ये जो है एन फ्रैंक ये एक पोएम लिख कर लेकर आई. किस पे? कि भाई एक ममा डक थी और एक पापा स्वान थी और उनकी 3 डकलिंग्स थे, और पापा स्वान ने तीनों डकलिंग्स को मार दिया. क्यों मार दिया? जस्ट बिकॉज वो बोलते बहुत थे. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक राइट वे. तो यहाँ पर क्या मतलब था उनका ये कहानी लिखने का कि पापा स्वान ने तीनों डकलिंग्स को मार दिया? तो बेसिकली एन फ्रैंक जो है वो एक थोड़ा सा ह्यूमरस वे में मिस्टर कीजिंग को ये बोलना चाहती है कि क्योंकि मैं बात बहुत ज्यादा करती हूँ तो ऐसा नहीं करना कि आप भी मुझे मार दो. प्लीज डोंट लाइक किल मी, प्लीज डोंट मर्डर मी. तो मुझे मारना नहीं प्लीज, क्योंकि मैं जो हूँ वो छोटा सा बेबी डकलिंग हूँ, और क्योंकि बेबी डकलिंग्स क्या करेंगे? बेबी डकलिंग्स कोई मदर स्वान के साथ जाएंगे नहीं फूड वगैरह ढूंढने, तो वो एक जगह बैठ के सिर्फ आपस में खेलेंगे, क्वाक क्वाक करेंगे. तो ये बोलती है कि उनके पापा ने उनको क्वैक 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 करने के लिए मार दिया, तो आप मुझे नहीं मारना प्लीज. और मिस्टर कीजिंग ये जोक जो थे वो बहुत अच्छे से समझ गए. He read the poem to the class. उन्होंने खुद वो poem क्लास को पढ़ के सुनाई, adding his own comments, और खुद भी बीच बीच में commentaries दे रहे थे. And to several other classes as well. और हमारी क्लास में तो पढ़ाई, ठीक है, बट वो दूसरी क्लास में भी जाकर मेरी poem सुना कर आए. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और उस दिन से मिस्टर कीजिंग ने मुझे कभी बात करने के लिए रोका नहीं, और जब भी मैंने बात करी उन्होंने कभी भी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया. यानी कि वो पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे कि यस, ये बच्चों का ट्रेड है, उनको बातें करने देना है. ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसी से अगर हम कॉन्ट्ररी मतलब उल्टे में बात करें, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज. आजकल तो वो खुद ही जोक्स बनाते रहते हैं, खुद ही बातें करते रहते हैं. योर्स एन. सो ये वो डायरी उस दिन खत्म करती हैं, उस दिन लिखती हैं, उनको जब भी याद आया ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था. ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ये एक एक्सट्रैक्ट है छोटा सा, which is taken from the diary of a young girl. जो डायरी उन्होंने मतलब जो जर्नल था एन फ्रैंक का, उनके पापा ने पब्लिश कराया था, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया है विथ स्लाइट अडेप्टेशन. क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि वो डच में लिखी हुई थी, तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन में उन्होंने स्लाइटेस्ट अडेप्टेशंस डाले हैं बीच बीच में. ओके, नाउ oral comprehension check. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? तो मिस्टर कीजिंग क्यों गुस्सा थे एन से? जस्ट बिकॉज शी यूज टू टॉक टू मच, इसीलिए वो बहुत गुस्सा थे, और उन्होंने उसको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स, देन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, देन क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. How did Anne justify her being a chatterbox in the essay? तो वहां पर वो एक बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट लेकर आती हैं कि ये जो है ये
स्टूडेंट का ट्रेट है, बच्चों का ट्रेट होता है बातें करना, और मेरा तो ये इनहेरिटेड ट्रेट है, मैंने अपनी मम्मा से लिया है। और वो ये भी बताती है कि मैं जितनी बात करती हूँ उतनी ही मेरी मम्मा भी करती हैं। Do you think Mr. Keesing was a strict teacher? Yes, initially he was, because if he wouldn't have been a strict teacher, he wouldn't have assigned so much of homework to this little girl, that was Anne Frank. So initially, yes, he was, but like after she gave him that convincing poem, he was satisfied enough, and then he became a little lenient. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in the class? That was Anne's magic herself. उनका खुद का magic था, that she wrote a beautiful poem which explained the entire story about Father Swan, Mother Duck and the baby ducklings. So Mr. Keesing इसके बाद से ही Anne को allow कर देते हैं बात करना. Now, was Anne right when she said that the world would not be interested in musings of a 13-year-old? So of course this was not right, because today we are reading the extract of it, and the entire book has been published with the name The Diary of a Young Girl. So she was not right, but with the perspective of a child, if we say, yes, she was. There are some examples of diary or journal entry in the before you read section. Compare these with what Anne writes in her diary. Basically ये बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन वाली बात की, तो वहाँ पर उन्होंने 2 months और 3 years का जो टाइम था जिसके बीच में उन्होंने डायरी लिखी, उसके बीच में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे सैम्पल्स दिए हैं. Compare these with what Anne writes in the diary. What language was the diary originally written? ये हमको याद रखना है. It was written in Dutch. In what way is Anne's diary different? और किस तरीके से उनकी डायरी जो है वो अभी जो हमने पढ़ी वो अलग है. तो आगे हमने पढ़ा कि वो पूरा नाजी ऑक्यूपेशन के बारे में लिखती थी, लेकिन अभी उन्होंने स्कूल के बारे में पढ़ा है, तो ये कंपैरिजन हमको बताना है. Why does Anne need to give a brief sketch about her family? क्यों Anne को जरूरत पड़ी एक brief sketch देने की अपनी फैमिली के बारे में? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो ये बहुत सीधा सा आंसर है, दैट किटी वॉज अ ट्रू वेरी ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वो उनको सब चीज बताने वाली थी. बट उन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसीलिए दे दिया ताकि कोई भी अगर गलती से भी पढ़े कभी भी उनकी डायरी, तो वो डायरेक्टली उनके डे से स्टार्ट ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ दे दिया. How does Anne feel about her father, her grandmother, Mrs. Cupidus and Mr. Keesing? So इसके बारे में हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा. Father से she was very much attached and she he was an adorable man, so she adores him little more. And about the grandmother, when she passed away, she used to think about her very often, very frequently, and she misses her even on her birthday. Mrs. Cupidus, of course, she was heartbroken when she had to leave the headmistress, the school or the principal. So she was literally in tears those days. And Mr. Keesing, so she was little upset with him for giving her regular homeworks, extra homeworks we can say. But after that time, when he was convinced with her arguments, he became a little lenient. So what do these tell about Anne Frank? So basically she was a very young, adorable child who actually loved people around her, and she always wanted a true friend, but she never complained about the people who were there in the life. Of course she wanted a new friend we can say, and वो new friend बना भी नहीं सकती थी actually, क्योंकि उन्होंने starting में mention किया है कि ये डायरी उन्होंने कब लिखी, जब वो अपने पापा के ऑफिस में 2 साल तक छुपी हुई थी. तो ये डायरी मतलब जब वो लिख रही थी तब वो नया फ्रेंड भी नहीं बना सकती थी, क्योंकि अगर वो बताती वो जूइश हैं या फिर इंट्रोडक्शन करती तो फिर वो पकड़ी जाती. इसीलिए वो बोलती हैं कि मुझे एक ट्रू फ्रेंड तो चाहिए, बट अभी के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है, तो मैं डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड बना लूंगी. What does Anne write in the first essay? तो फर्स्ट एसे में एन ने सबसे पहले क्या लिखा, उन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ स्टार्ट करती हैं, जहां पर उनको स्कूल लाइफ का एक दिन याद आ जाता है. जिस दिन वो लिख रही हैं उस दिन उनको एक टर्म याद आ जाती है मिस्टर कीजिंग वाली, जब उनका रिजल्ट आने वाला है, तो वो उस टॉपिक के बारे में हमको बताने लगती हैं. एंड सेज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स आना चाहिए बच्चों यहाँ. Is Mr. Keesing unpredictable? How? So basically, yes, she says that teachers are the most unpredictable
अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, बिकॉज उनके एक्शंस पता नहीं चलते. क्योंकि वो मिस्टर कीसिंग के रेफरेंस में क्या बोलती हैं कि मुझे ऐसा लगा था कि फर्स्ट जो चैटर बॉक्स वाला आर्ग्यूमेंट है वो काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो कन्विंस हो जाएंगे, बट नो, ही नेवर डिड दैट. तो उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि मिस्टर कीसिंग को मैं लास्ट तक समझाती रही, वो नहीं समझे, फिर मेरी पोएम के बाद वो समझे, तब वो कहती हैं कि टीचर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन सी बात को समझेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और वो कौन सी बात को जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो लेंगे. So children, this was all about the chapter, and today we have completed from the diary of Anne Frank. You have to go through the chapter once again, read it once again, and then you have to resolve your queries. Okay, till then keep learning and keep practicing.